अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। पहले से महंगाई के बोझ तले दबे आवाम पर हुकूमत ने गुज़िश्ता शब एक बार फिर महंगाई के ताबड़तोड़ वार किए हैं। बिजली और गैस से लेकर खाने पीने की बुनियादी ज़रूरी अशिया भी महंगी कर दी गई हैं। एक तरफ हम ये देखते हैं कि अपोजिशन हुकूमत को हर लिहाज से टफ टाइम देने के लिए नबरदाजमा है, तो दूसरी ही तरफ आवाम से वाबस्ता महंगाई से मुतालिक हुकूमत के किए जाने वाले फैसले ये साबित कर रहे हैं कि जैसे वो खुद आवाम को अपने खिलाफ उठने पर मजबूर कर रहे हों। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम गुज़िश्ता रोज होने वाली महंगाई के हवाले से बात करेंगे और आखिर में बात हुकूमत मुखालिफ उस इत्तेहाद की जो आज भी एक सवालिया निशान मालूम होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं के बयानात अभी भी ये गुंजाइश छोड़े जाते हैं जहां अगर मगर जैसे सवालात जन्म लेते हैं। और ये बात हम एतजाज़ एहसन का बयान और ख्वाजा आसिफ साहब का बयान सुनने के बाद कह रहे हैं, जिसे आगे चलकर हम प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे। तो बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर चौथाई साहब NBC, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। तज्ज़ियाकार सिदरा इकबाल साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। सिदरा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल शुएब साहब भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। गालिब जनरल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रोमी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले महंगाई के हवाले से, वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर हुकूमत ने रातों रात इजाफा किया। ECC के इजलास में मंजूरी दी गई। बिजली के हवाले से 1.30 रुपये फी यूनिट और कमर्शियल गैस जो है वो महंगी कर दी गई है 25%। इसके अलावा ये भी बताया गया इस इजलास में कि जो मीटर का किराया है वो 20 से बढ़ाकर अब 40 रुपये कर दिया गया है। ओगरा ने LPG की कीमत में तकरीबन 3 रुपये फी किलो इजाफा किया है। इसके अलावा आप यूटिलिटी स्टोर्स पर चले जाएं तो वहां पर बताया जा रहा है कि जो घी की फी किलो कीमत है वो 33 रुपये बढ़ा दी गई है और जो कुकिंग ऑयल है उससे 20 रुपये फी लीटर उसमें कर दिया गया है। मजीद जो डिटेल्स हैं किस में क्या क्या बढ़ाया गया वो आप जब यूटिलिटी स्टोर्स पर जाएंगे तो आपको खुद भी मालूम हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये इजाफे हुए हैं उसके बाद क्या वाकई ऐसा लगता है कि इस तरह के इक़दाम से अवाम जो है वो हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे? नासिर चौथाई साहब, मैंने अपने इब्तिदाई में भी फरमाया कि अपोजिशन तो पहले ही हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार बैठी है, ऊपर से हुकूमत के ऐसे इक़दाम के वाकई आवाम को उससे खिलाफ उठने पर मजबूर करेंगे? देखिए, महंगाई एक फिनोमेना है पाकिस्तान में और जिस तरह महंगाई की जा रही है वो बड़ा हैरत अंगेज़ है और बड़ा अचानक है। अभी शिबली फराज साहब कह रहे थे कि हमने बुनियादी अशियाए ज़रूरिया पता नहीं क्या होती हैं, उनकी कीमतें कम करने की हिकमत अमली तैयार कर ली है और उस हिकमत अमली पर अमल कर रहे हैं हम और कीमतें कम हो जाएंगी। लेकिन उनको ये शायद नहीं पता था कि कल और आज के दिन क्या महंगाई की सूरत तैयार रही। आपने बताया यूटिलिटी स्टोर्स का, वहाँ तो सामान भी नहीं है। वो तो चीनी आप 105 रुपये कह रहे थे, वो भी दस्तियाब नहीं है वहाँ तो गंदम में आटा भी दस्तियाब नहीं है, वहाँ शेल्फ खाली पड़े हुए हैं। तो वो तो खैर उसकी तो छोड़ें, बाज़ार की अगर आप बात करें तो बाज़ार में महंगाई इससे कहीं ज़्यादा है जो बताई गई है। मतलब अगर सिलेंडर महंगा हो रहा है गैस का तो तंदूर की रोटी महंगी होगी, उसे कोई रोक सकता। और बहुत लोग से मजदूर बेतहाशा मिडिल क्लास के ख़ानदान ये आमतौर से तंदूर की रोटी खाते हैं और बहुत से लोग लेते हैं। उसके साथ साथ एक चीज़ आप भूल गए कि गैस सेस जो है डेवलपमेंट सेस, ये कुछ बाकी बचा हुआ था, वो भी फैसला किया है वापस लेने का आवाम से। अब वो किस तरह लेंगे ये पता नहीं है। तो हर चीज़ महंगी हो रही है, आवाम बहुत सख्त परेशान है। शहरी आवाम की बात अलग है, देहात के आवाम बहुत सख्त परेशान है और उनकी ज़िंदगी अजीरन है। उनको कपास उनकी तबाह हो चुकी है बारिशों से और दूसरे मसाइल से, उनकी फसलें खड़ी फसलें तबाह हुई हैं और उनको मज़ीद कर्ज लेना पड़ेंगे, मज़ीद साहूकारों की ग़ुलामी करना पड़ेगी। तो नेगेटिव इंडिकेटर्स हैं हुकूमत के लिए। अभी सिर्फ शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी जब हुई है उस दिन स्टॉक एक्सचेंज 950 पॉइंट गिरा है सिर्फ एक गिरफ़्तारी पर। अगर हालात और ख़राब होते हैं तो महंगाई कहाँ जाएगी, स्टॉक कहाँ जाएगा, रुपये की कीमत कहाँ जाएगी, बड़े बड़े मसाइल हैं। तो हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। अब इस चैलेंज से बेख्तलाफ कैसे फ़ायदा उठाती है, उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए ये एक अलग बहस है। कैसे फ़ायदा उठाती है ये देखने की बात है। अभी तक तो महंगाई पर कोई बड़ी तगड़ी कंपेन सामने नहीं आई है।
अच्छा, आप ही कह रहे हैं एमबीसी के ऑपोजिशन अवाम को उकसा कर उठा ले तो वो अलग बात है, अवाम खुद से अभी आपको बाहर निकलते दिखाई नहीं दे रहे, राइट? अवाम तो मजबूर है, महज हो चुके हैं वो। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, ठीक है। जनरल साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि महंगाई बहुत है, लेकिन अगर कोई मेरा तजर्बा या मेरा मुशाहिदा है वो तो यही है कि महंगाई के मामले पे तहरीकें नहीं चली। लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि हुकूमत इस मामले को इसी तरह पसे पुश डाल के रखे। अब हम सुन रहे हैं शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम हिकमत अमली बना रहे। भाई, हिकमत अमली का वक्त तो गुजर गया। लोग महंगाई के तले दबे पड़े हैं। वो अलग बात है कि अगर वो सड़कों पे आके आपके खिलाफ नारे नहीं लगाते, कोई इस तरह की बात नहीं करते कि जिससे बड़ा हंगामा नजर आए, लेकिन ये तो हुकूमत का फर्ज है कि वो देखे कि क्या उनकी जिंदगी अजीरन तो नहीं कर दी हमने इन मामलात में। ये हमारा एक नेशनल कैरेक्टर भी है कि हम मुख्तलिफ वक्तों में फायदा उठाते हैं हालात का और पैसे बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बरसूरत हुकूमत का फर्ज होता है कि वो इन चीजों को कंट्रोल करे, उसके लिए मैकेनिज्म डिवाइस करे। उनके लिए ज़रिए हुकूमतें हैं, उनके लिए आपके जो डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह होते हैं उनको टास्क दिए जाते हैं। ये काम करने का है जो कि असल है, जो कि हकीकतन अवाम का दुख है। उधर आप तवज्जो ना दें और आप जितनी भी बाकी चीजें करते रहें, वो फिर मेरा ख्याल बेमानी हो जाती है। क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क जहां लोगों के आमदन बहुत कम है, वहां 2 वक्त की रोटी ही मसला होती है आम आदमी का, और वो भी अगर उसके लिए मुश्किल हो जाए तो फिर उसके लिए यहाँ पे इमरान खान बैठे हो हुकूमत में या कोई बैठा हो, वो फिर उनके लिए कोई माने नहीं रखता। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा अलमिया है कि इस मामले में वो अर्जेंसी, वो उजरत नहीं दिखाई गई जो इस मामले में होनी चाहिए। और अब अगर किसी तरह को कीमतें कम भी कर लें तो मेरा ख्याल है वो मानी नहीं रखती। ये जरूरी है कि हुकूमत इस मामले में अवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो बिल आखिर अवाम तंग आएंगे। अगर आज जलसे जुलूस नहीं भी होते तो लाजमी बात है कि जिस दिन इलेक्शन आएंगे वो उनको याद होगा कि ये हुकूमत ने क्या किया हमारे साथ। तो ये बड़ा जरूरी है कि अवाम के लिए आसानी पैदा की जाए। तो आज नहीं तो कल आप कह रहे हैं कि अवाम उठ खड़े होंगे। डिपेंड ये करता है कि हुकूमत को अवाम का उठना किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है। सिद्रा, बात फिर वहीं पर आ गई कि गैस और बिजली के नर्ख तो बढ़ ही जाते थे, इस बार यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया ज़रूरियाँ महंगी कर दी गई हैं, जिसमें साबुन भी शामिल है, मिर्चें शामिल हैं और इसके अलावा भी जो दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो शामिल हैं। अवाम निकलेंगे, इसके बाद खड़े हो जाएंगे? आवाम का ना निकलना, मैं जनरल साहब से बात कर चुके हैं, एमबीसी ने भी सहवाया दिया, ये वजह नहीं है कि लोग परेशान नहीं हैं और ये हम सिर्फ एक मफरूजे पे बात कर रहे हैं इसलिए लोग नहीं निकल रहे। लोग बाहर आने के लिए भी किसी लीडर को तलाश करते हैं, किसी की क़यादत चाहिए होती है, एक जगह लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। इस वक्त एक आम आदमी और उसके मसाइल से ये हुकूमत बिल्कुल ही ना आशना है या शायद खुद डिस्कनेक्टेड रहना चाहती है। आपने यहाँ पे यूटिलिटीज का जिक्र किया, अशिया खुर्दनोश की बात की जा रही है। मैं रोजाना प्रोग्राम्स कर रही हूँ जिसमें पेरेंट्स इस बात पे सराफा एहतजाज हैं कि स्कूल फीस मांग रहे हैं उस दौरान ये की जो कोविड के दौरान जब बच्चों ने क्लासेस नहीं ली, और ये पेरेंट्स के लिए मुश्किल है। इसके अलावा आपको याद होगा कि नवंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के मुताबिक 45,000 अद्वियात, जान बचाने की अद्वियात का जो प्राइस बढ़ी वो तकरीबन 200% तक बढ़ गई, जिसकी वजह से पिछले 40 साल में इस वक्त अद्वियात, जान बचाने की अद्वियात महंगी तरीन रेट पर हैं। इसके बाद आप फिर देखते हैं कि पिछले 2 हफ्ते पहले 94 मेडिसिन की दोबारा जो अमाउंट है, जो उनकी कीमतें वो बढ़ाई गई, वो सिर्फ 10%। इसमें मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की हुई कि आप मिनिस्टर्स की जब बात कर रही हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो मुझे समझ नहीं आया कि वो एक फलाई इदारा चलाते हैं, शौकत खानम हॉस्पिटल के वो हेड रहे हैं, हेड अभी भी उसको कर रहे हैं, उनका इस तरह की बात करना कि जी 1 रुपए की अगर कोई मेडिसिन थी हमने उसको 5 रुपए का कर दिया, तो मीडिया उसको इस तरह बयान ना करे कि वो कई फीसद बढ़ गई। आप खुद बताइए कि अगर कोई शख्स 1 रुपए की दवा ले रहा हो, वो अचानक से 5 रुपए की हो जाएगी, 5 गुना बढ़ चुकी है, और उस पर भी लोग कुछ। मुझे तो हैरत होती है कि हम जब इस तरह की करते हैं
वाकई यानी इस वक्त अपोजिशन की जरूरत नहीं है पीटीआई को, अवाम का दुख समझना, अवाम को दिलासा देना। और रिलीफ की मैं बात नहीं करूंगी, दरियाब एक दफा फिर आपको ये भी बताती चलूं कि पूरी दुनिया की इस वक्त जो रियासतें हैं, हुकूमतें हैं, उन्होंने अपनी अपनी अवाम को कोविड-19 के दौरान रिलीफ दिया, और ये रिलीफ हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया खा पी के बैठ चुकी है। कोविड के बाद कहा जा रहा है कि अगला बड़ा क्राइसिस जो आपके सामने आएगा वो ग्लोबल डेट का होगा, यानी हर शख्स IMF के, वर्ल्ड बैंक के और अपने ही हुकूमत के कर्जों में इस तरह जकड़ा हुआ है कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। हमारी अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि हालांकि हमारे यहाँ कोविड-19 नंबर्स कम है, हमारी हुकूमत की कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है कि महंगाई के अफरीद को कैसे काबू पाएगी, मईशत को कैसे संभालेगी। जितनी चीजें हो रही हैं मफरूजों की बुनियाद पे हो रही हैं, फिर वो अपना करप्शन और एहतसाब का नैरेटिव भी जिंदा रखना चाहते हैं। तो इट फील्स के थिंग्स आर नॉट कमिंग टुगेदर फॉर PTI। तो आप ये कह रही है कि अवाम जरूर खड़े हो जाएंगे, लेकिन उन्हें किसी लीडरशिप की जरूरत है जो उन्हीं के बारे में, उन्हीं के मसाइल को हल करने के बारे में बात करे। NBC मुख्तसर से अपना कमेंट ऐड कर दीजिए ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं। मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा आपके जी। मैं चाहता हूँ सारे सवाल करें आप, कल की तरह ना हो। आपका सवाल है जो लिखा हुआ आ रहा है, क्या अवाम हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे? बिल्कुल अवाम हो जाएंगे खिलाफ हुकूमत के। अवाम हुकूमत के खिलाफ हैं, क्या उठ खड़े होंगे? इस पर क्वेश्चन मार्क है। उठ खड़े होने का अभी मुझे कोई मंजर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अवाम हुकूमत के खिलाफ हैं। जो टैक्स पे आपका सवाल है, यस जी जी ठीक। मुजम्मिल साहब, नहीं, मैं तो नहीं समझता कि अवाम भी हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, और मुझे ऐसी कोई रास्ते अभी तक सिग्नल भी नज़र नहीं आता कि अवाम महंगाई की वजह से हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। और लोग अभी बर्दाश्त कर रहे हैं, काबिल बर्दाश्त है। जब चीज़ें नाकाबिल बर्दाश्त हो जाएं तो वो उनको ना लीडरशिप की ज़रूरत होती है, हमने देखा है, ना उन्हें किसी रहनुमा की ज़रूरत होती है। वो आज ख़ुद बाहर निकलती हैं कौमें, और बग़ैर लीडर के भी हमने तहरीकें चलते देखी हैं। अभी फ्रांस में जो येलो जैकेट की हमने तहरीक देखी है, और भी दुनिया में। तो इसलिए कोई लीडरशिप की मोहताज तो नहीं होती जो अवामी मसाइल की तहरीकें होती हैं। जो तहरीकें इंजेक्टेड होती हैं, जिनके एजेंडे ज़रा ब्रॉडर होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं, और वो इंजेक्टेड होती हैं बाहर से, उन्हें लीडरशिप की ज़रूरत होती है। वो मोहताज होती हैं कि किसी न किसी लीडर के पीछे वो अपनी राय में उसके लिए हमवार करें। लेकिन जो अवामी मसाइल की तहरीकें होती हैं, जो इंडिजिनस होती हैं, जो लोग ख़ुद निकलते हैं बाहर, वो रहनुमाओं की मोहताज नहीं होती, रहनुमा उसके मोहताज होते हैं। उन्हें पब्लिक पल्स के साथ चलना पड़ता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि वो स्टेज आ जाएगी। सब किसी ने कहा दवाइयाँ महंगी हो रही हैं, अभी लोग इसलिए इस वजह से तो नहीं मर रहे कि दवाई जो है वो नहीं मिली, उनका स्कूल की फ़ीसें बढ़ गई हैं, लोग दे रहे हैं अभी भी। लिहाजा वो जनरल साहब ने कहा कि उन्होंने महंगाई की वजह से कोई तहरीक चलते नहीं देखी है। मैं समझता हूँ इतनी महंगाई भी हमने पहले नहीं देखी है जितनी 2 साल में हो गई है। इससे मैंने तो 30 साल की जर्नलिज्म में 2 साल के अंदर इतनी महंगाई होते पहले नहीं देखी है। इतनी कैलेस और इतनी जालिम हुकूमत मैंने तो आमरों की हुकूमत भी देखी है, लेकिन वो शायद सियासतदानों से तो जालिम होते थे, लेकिन आवाम को साथ रखने की कोशिश करते थे और पब्लिक रिलीफ देते रहते थे। फिर जमहूरियत में तो जमहूर जो है वो है ही गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल वाली बात है कि लोगों की हुकूमत है। तो अब ये तो ना आमरियत है ना जमहूरियत है। अब ये भी एक नया फिनोमेना है कि ये हुकूमत ना जमहूरी हुकूमत है ना आमरियत है, कुछ दरमियान की चीज़ है जो ना आमरियत है ना जमहूरियत है, ना ये हमारी हुकूमत है ना ये उनकी हुकूमत है, ये दरमियान की हुकूमत है। ना इसको लोगों का ख्याल है ना उनका ख्याल है, लिहाजा दरमियान में कहीं खड़ी है। लिहाजा एक क्योस तो उस हवाले से नज़र आता है हमें कि ना इन्हें लोगों का ख्याल है ना रियासत का ख्याल है कि इनकी वजह से रियासती इदारों पर कितना दबाव आ रहा है। आज जो रियासती इदारों पर दबाव है वो दरअसल इस हुकूमत की बुरी कारकर्दगी की वजह से है, इनकी बैड गवर्नेंस की वजह से है, इनकी महंगाई की वजह से है कि आज हमारे रियासती इदारे जो हैं वो उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। अगर इनकी कारकर्दगी अच्छी होती, अगर आज ये 2 साल में ये जुल्म ना किए होते तो किसी की जरूरत ही आज किसी रियासती इदारे की तरफ उंगली भी उठा सकता कि उसने क्या किया है। इन्हीं की वजह से वो उठ रही हैं ना। हम कहीं जाएं जी हमारा बच्चा फेल हो गया है, हम कहें जी महल्लेदार उसको बातें ना करें, शरीका उसको बातें ना करें। भाई बच्चा आपका फेल हो गया है, जब फेल हो गया तो महल्लेदार कहेंगे, शरीका कहेगा बच्चा फेल हो गया है, नालायक था,
क्या करें इसका अब हम? तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि आप ज़रा और थोड़ी सी महंगाई हो लेने दें। बस वो एक है ना कि टेम्परेचर 102, 103 फिर 104 होता है, फिर ठंडी पट्टियाँ करनी पड़ जाती हैं। तो मेरा ख्याल है हम उस बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँच रहे हैं। अल्लाह ना करे फिक्र की बात नहीं है। अगर किसी ने पहले महंगाई पर तहरीक चलती नहीं देखी, वो यकीनन अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देख लेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो देख लेंगे और वो बगैर रहनुमा के तो फिर हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ दरियाब एक मिनट मैं शवाहिद दूंगा उस चीज के कि नवाज शरीफ के दौर में बाज़ औक़ात चीजों की कीमतें इससे भी कई गुना ज्यादा रही, लेकिन अवाम बाहर नहीं निकले। ये मैं शवाहिद, ये आपको मैं उसकी क्लिप दूंगा और आप देख के चलाइए। होशरबा कीमतें हम भूल जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह होती है कि हमारी अपनी सियासी ज़हनी वाबस्तगियां होती हैं, जिसकी वजह से हमें वो तकलीफ उस वक्त की महसूस नहीं होती। लेकिन अगर अवाम ने निकलना होता तो मैं आपको आज तो ये और उनका 2003 से इस मुल्क में दवाइयों की कीमतें ऐसे नहीं बढ़ी थी जैसे 200% अब बढ़ाई गई हैं। स्कूलों की फीसें ऐसी नहीं बढ़ी थी, बिजली की कीमत ऐसे नहीं बढ़ी थी। किसी एक आध चीज़ की कीमत को आप मुआवजा बनाकर 150 चीज़ों की इजाफे को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो ये आपकी ज़हनी वाबस्तगी होगी। मेरी ज़हनी वाबस्तगी तो आम आदमी के साथ है, मेरी जेब के साथ है, मेरे पेट के साथ है, मेरे दिमाग के साथ है। अगर किसी को महंगाई नजर नहीं आ रही इस वक्त तो उसकी अपनी ज़हनी वाबस्तगी जिसके साथ होगी उसको नजर आ रहा होगा लोगों को। नहीं मुजम्मिल, बात यह है कि ये चीज आप देख लेंगे। मैं तो आपको सबूत दूंगा कि नवाज शरीफ के दौर में मैं भी सबूत दूंगा इस पर। आप इस पर दरियाब एक अलग प्रोग्राम रख लें, मैं भी ले आता हूँ कितना इजाफा हुआ है ये भी ले आए। हुकूमत के खिलाफ बढ़ती महंगाई पर लेकिन हुकूमत को खुद से सोचना चाहिए कि दिन ब दिन किस तरह से कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। सरवर्दी साहब ने भी फरमाया कि बात सिर्फ अब आटा चीनी तक महदूद नहीं रही है। जब दवाइयों की कीमत में इस हद तक इजाफा होना शुरू हो जाए तो वाकई हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान तो लगते हैं। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की ब्रेक से वापस आते हैं। इसी सवाल पर मुझे रज़ा साहब को भी तबसरा शामिल करना है। स्ट्रेट यू। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं एतजाज़ हसन साहब के बयान के हवाले से, ख्वाजा आसिफ साहब के बयान के हवाले से। दोनों सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और दोनों के बयान ऐसे हैं कि वो एक दूसरे पर एतबारी नहीं है। जरा क्या कह रहे हैं आप भी सुनिए। मियां साहब ने कभी एतमाद अपनी पार्टी के लीडर्स पे नहीं किया। मियां साहब खुद फैसले करते। मैं तो अपनी पार्टी में भी कहता हूँ कि जरा इन पे करना जरा मुश्किल है। आई स्टिल हैव रिजर्वेशन अगेंस्ट द जेंटलमैन जो नाम मैंने लिया है on Zardari sahab. Yes, I still have the reservations. So it's difficult for me to believe in him. Even today. Even today. ख्वाजा आसिफ मैं बार-बार कहूँगा, I still don't believe in him, but I would love to believe in that young man. जी, तो आपने ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू भी सुनी, एतजाज़ हसन साहब ने कहा जो भी वो भी आपने सुना, और इस तरह के बयान हम पहले भी सुनते रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस किस्म के बयान की तरदीद किसी हद तक सामने है, कुछ इन जुमलों के साथ कि दिल भरा हुआ है, दिल ज़ख्मी है, माजी में जो कुछ हुआ वो भुलाया जाना इतना आसान तो नहीं है। लेकिन नासिर चौपाई साहब, अगर इसी किस्म के बयान दिए जाते रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, तो आने वाले दिनों में क्या लगता है आपको मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तकिल इत्तेहादी के तौर पर आगे चल पाएंगे? मुझे एक जुमला कहने दें इससे ज़रा सा हट के। मैं कहना चाह रहा था, आप तक आवाज़ नहीं गई कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ देर पहले कहा है कि नवाज शरीफ को भारत की हिमायत हासिल है, भारत नवाज शरीफ की मदद कर रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट बयान है ये, और मेरा ख़्याल है हुकूमत पाकिस्तान को ये बयान लेकर एक रेफरेंस की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और वहाँ अपना केस प्लीड करना चाहिए कि नवाज शरीफ भारतीय एजेंट हैं और भारत उनकी मदद कर रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर का बयान है, ये शिबली उबली का नहीं है, ना वाडवा का बयान है। प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया, चला है कुछ देर पहले। तो ये बहुत ज़रूरी है ये कि प्राइम मिनिस्टर अब इस पर कानूनी कार्रवाई करें और आगे जाएं। जहाँ ताल्लुक़ है ख्वाजा आसिफ का, तो ज़ाती दुश्मनी है जरदारी साहब से उनकी। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब ख्वाजा आसिफ को नैब ने बुलाया, कोर्ट ने बुलाया, तो उन्होंने नाइक साहब से, जो उनके समधी हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं और पीपल्स पार्टी के और जरदारी साहब के वकील हैं,
उनसे कहा तुम मेरी वकालत कर दो। उन्होंने पूछा जरदारी साहब से, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं करना, हरगिज़ नहीं करना। ताल्लुकात अच्छे नहीं थे उस वक्त मुस्लिम लीग नून से उनके। तो वो उन्होंने टीवी पर बैठ के कहा कि मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ जरदारी साहब का, लेकिन बहुत हर्ट हुआ हूँ। कल वो खुल के सामने आ गए और उसके बाद उसका जवाब भी आ गया। नवाज शरीफ ने कह दिया कि जनाब जरदारी साहब बहुत काबिल कदर शख्सियत हैं PDM की। अच्छा, ये काबिल कदर और नाकाबिल कदर चलता रहा है हमारे यहाँ, कभी घसीटना चला है, कभी लाडला चला है, कभी कुछ चला है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है एक एतजाज़ हसन का, तो एतजाज़ बहुत लाडले थे नवाज शरीफ के। एक गाड़ी में सफ़र करते थे और एक गाड़ी में सफ़र करते करते अचानक फ़ोन आ गया जनरल कियानी का कि एतजाज़ काम हो गया है, हम जजों को बहाल कर रहे हैं, तुम नवाज शरीफ को वापस ले जाओ। और नवाज शरीफ को एतजाज़ वापस ले गए। वो दौर ये था जब नवाज शरीफ ने कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी ने टिकट नहीं दिया एतजाज़ हसन को, जी, तो मैं टिकट दूंगा एतजाज़ हसन को। तो ये प्यार दोस्ती ये सब है। अब जो सूरत हाल है वो ये है, एतजाज़ गोशा नशीन है, तकरीबन सियासत से हट चुके हैं, उम्र बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े दानिश्वर हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ इन दोनों पार्टियों का है, कब साथ चलेंगी, ये मुस्तक़िल इत्तेहाद ही नहीं है। इनका मुस्तक़िल इत्तेहाद हो ही नहीं सकता। दोनों का मंशूर अलग है, दोनों की अप्रोच अलग है, दोनों के मुफादात अलग हैं, दोनों के पार्टी कारकुन के जज्बात अलग हैं, दोनों में इख्तलाफात मौजूद हैं। तो चलेगा। आज मरियम ने कह दिया कि मैं तो पहले रोज़ से कह रही थी क्या मैं इस हुकूमत को लड़काना चाहिए, असम्बली को तस्लीम नहीं करना चाहिए। तो मतलब मरियम और फजलुर रहमान दोनों एक साथ चलना चाह रहे हैं, और उधर नवाज शरीफ थोड़ा बैन बैन चल रहे हैं, जरदारी साहब आराम से घर बैठे हुए चिल कर रहे हैं। अच्छा जनरल साहब, आपकी तरफ आने से पहले मैं सवाल को एक बार फिर रिपीट करके थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ बता दूं कि हुकूमत के खिलाफ ये जो मुस्तकिल इत्तेहादी का सवाल है, ये मैं हुकूमत के हवाले से बात कर रही हूँ कि हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुस्तकिल इत्तेहादी के तौर पर चल सकते हैं इन बयानात के सामने आने के बाद? मेरा ख्याल है कि मशकूक है। मैं एक चीज आपको अर्ज करूं, ख्वाजा आसिफ साहब भी बिल्कुल ठीक कहते हैं, और जहां तक बयान है वो इनका वो भी एतजाज़ हसन का, वो भी बिल्कुल ठीक कहते हैं। दोनों के बयान बिल्कुल दुरुस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये वक्ती जरूरत है जिसपे नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी मुझे बड़े प्यारे हैं, मेरी मोहब्बत है। ये एक वक्त था कि नवाज शरीफ साहब के साथ जरदारी साहब ने एक एग्रीमेंट किया, तय किया, जब वो जरदारी साहब पिछली हुकूमत में थे, और फिर जब उन्होंने बड़ा आसानी से उसको एग्रीमेंट को तोड़ा तो उन्होंने ये कहा था कि ये कोई कुरानी सहीफा नहीं था जो मैंने कह दिया तो अब उस पर जरूर अमल होना चाहिए था। यानी उन्होंने वादा तोड़ने को कोई ऐसा मसला नहीं समझा। वो ख्वाजा आसिफ के अगर जेहन में है तो बिल्कुल दुरुस्त है, मैं भी उसको अप्रूव करता हूँ। फिर जहां तक मियाँ साहब का ताल्लुक है, मियाँ साहब भी झूठ बोल रहे हैं, जो उनकी मैं समझता हूँ एक कंपल्सिव लायर है ये लोग। आप देखिए कि मियाँ साहब ने कहा था कि ये बिल्कुल इनके $60 मिलियन जब पड़े हुए थे वहां पे, तो मियाँ साहब जो कहा करते थे इनके बारे में, या जिन्होंने पेट फाड़ के पैसे निकालने थे, सड़कों पे घसीटना था, वो सारी बातें इन्होंने की हुई थी, वो इनके जहनों में वो चीजें मौजूद हैं। लेकिन होता यही है कि वक्त की जरूरत के तहत आप सब एक दूसरे को सूफियाना किस्म का कलाम सुनाना शुरू कर देते हैं और लगता ही है कि सारे हाजी हो गए। ये ऐसा है नहीं वैसे। और मैं आपको बताऊं कि इनमें से जिसको भी हड्डी मिली ये फौरन उसके ऊपर जंप लगाएंगे, और ये NRO भी हो सकता है, ये किसी किस्म की ऑफर मिल जाए उस पर भी हो सकता है। ये माजी में भी होता आया है और आगे भी इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि हुकूमत अगर मुश्किल में है, वो कुछ और करती है या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो ये उसमें से फायदा उठाना चाहेंगे। दोनों के केसेस हैं, दोनों के ऊपर मसाइल हैं, दोनों को रिलीफ चाहिए। नवाज शरीफ साहब भी जो फट पड़े हैं अभी वो रिलीफ ना मिलने की वजह से है। तो ये चीज जो है ये आप ध्यान में रखिए कि सियासत है ही मुफादात की। इसमें कभी भी मैंने इस पूरी सियासत में ये नहीं देखा कि मुफादात से हटके किया हो किसी ने। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब तक मफादात जुड़े हैं दोनों जमातों के एक दूसरे से, तब तक साथ चलते रहेंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बड़े तमाम के साथ साइन हुआ था, लेकिन मोहतरमा सामने आई और उन्होंने आके मुशर्रफ साहब से NRO किया, पूरी तरह मुज़ाकरात किए, सब कुछ किया, और बिल्कुल उसके बाद भी बाइज्जत रही, किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई। ये सियासत है। तो आप ये बिल्कुल ज़हन से निकाल दीजिए कि कोई ऐसा इत्तेहाद जो है वो बड़ा कोई परमानेंट नेचर का है। इसमें जिसको जहां मुफाद नजर आए वो एक तरफ हो जाए।
ठीक है, रज़ा रोमी साहब, सवाल रिपीट करके आपकी तरफ आ रही हूँ। बताइएगा, एतजाज़ हसन साहब के जुमले भी आपने सुने और ख्वाजा आसिफ साहब के भी रद्द-ए-अमल आपने सुना। क्या लगता है आपको, मुस्तकिल इत्तेहादी के तौर पर चल सकते हैं दोनों जमातें? नहीं ख्याल कि ये मुस्तकिल इत्तेहादी बन सकते हैं, क्योंकि इनका माजी जो है वही इस चीज़ का आकाश है कि जो कुछ इनके दरमियान नज़रियाती तौर पर भी और अपने अपने जो मफादात हैं पार्टियों के, उनकी लीडरशिप के, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो यही लगता है कि इन्होंने कुछ इरादा बांधा है कि कम से कम मौजूदा हालात में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए। और उसकी वजह यह है कि जो प्रेशर पीपीपी फील करती है सिंध के हवाले से, उनका ये ख्याल है कि नवाज शरीफ और उनकी पार्टी का जो जारहाना रवैया है वो उनके काम आएगा। लेकिन ये किस हद तक जाएंगे, मेरे ख्याल से ये भी काफ़ी वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि ये सिस्टम रैप अप हो जाए, क्योंकि सिंध में उनकी हुकूमत उनको अजीज है और उनके लिए अहम है। जबकि PMLN का तो कोई स्टेक नहीं मौजूदा जो चारों सूबाई हुकूमतें और मरकजी हुकूमत है, तो इसलिए यहाँ भी थोड़ा अहदाफ का भी फर्क हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये इनका जो है अलायंस जो लगता है कि आगे चलेगा कुछ देर, लेकिन मुस्तकिल मैं नहीं मानता, क्योंकि तारीख कुछ और कहती है। ठीक, मुज़म्मिल साहब देखें, एतजाज़ अहसन जो हैं वो पीपल्स पार्टी में तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं और ख्वाजा आसिफ जो हैं वो नून लीग में शहबाज शरीफ के बाद मुफाहमत के सबसे बड़े हामी हैं। तो आइडियोलॉजिकली जो है ख्वाजा आसिफ शहबाज शरीफ के अंदर जाने के बाद जो मुफाहमत का सबसे बड़ा हामी है वो ख्वाजा आसिफ हैं, और जो वो नहीं चाहेंगे कि तसादुम की इतनी राह आगे निकल जाए जिस तरह शहबाज शरीफ इसको ब्रेक लगाने की कोशिश करते थे। अब ख्वाजा आसिफ की उतनी कैपेसिटी है या नहीं है, और हम एतजाज़ अहसन को मुसलसल देख रहे हैं, मतलब 2017 से देख रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी के अंदर PTI के नुमाइंदे हैं। वो लाइन PTI की लेते हैं और टैग पीपल पार्टी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। चाहे कलसूम नवाज़ की बीमारी हो, चाहे पनामा केस हो, चाहे कुछ हो, हमने उनकी बाजी की बात की है कि उनमें और नवाज़ शरीफ में एक हनीमून था। हमने तो लाहौर में वो पोस्टर भी देखे हैं जब एतजाज़ अहसन ने नवाज़ शरीफ की तस्वीर लगाकर लाहौर से इलेक्शन लड़ा, और वो कहने वो बड़े फ़ख्र से कहते थे नवाज़ शरीफ का वकील एतजाज़ अहसन, और लाहौर से इलेक्शन जीते। उसके अलावा तो वो लाहौर से उनकी जमानत जब्त हो जाती है, जब उनके पास नवाज शरीफ का टिकट नहीं होता तो उनका लाहौर से जमानत जब्त हो जाती है उनकी। ठीक है, चले पॉइंट आपका आ गया, मैं थोड़ा अपनी पॉलिटिकल लाइंस हैं। अब पॉइंट आपका आ गया क्लैरिटी के साथ। विद इन 50 सेकेंड्स सिद्रा क्विकली प्लीज। वेल आई थिंक कि हम सिर्फ और सिर्फ इनके इत्तेहाद को अभी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कॉन्फ्रंटेशन के लिए ना देखें। जो 10 साल 5-5 साल दोनों को हुकूमत के मिले, उसमें भी आपको बड़ा क्लियर एक अलायंस नजर आएगा। उसूली बातें यानी बयानबाजी की हद तक तो थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को एक फ्रेंडली ऑपोजिशन दी हुई थी। आखिरी दौर में नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल कोई एक तरह से इंटरफेरेंस नहीं की। सिंध के मामला, सिंध के हालात आपके सामने हैं। दूसरी तरफ जरदारी साहब का भी जब दौर था, इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमने बड़ा क्लियरली देखा कि हर हुकूमती इदारे में 7-8 हज़ार लोगों की भर्तियां की गई, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ होता है। कोई टफ टाइम दिए बगैर इसहाक डार साहब ने सिर्फ इस्तीफा दिया था। तो ये अलायंस मफादात की अलायंस है और ये काफी अरसे तक जारी रही है। इस वक्त भी जिस तरह कहा जाता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मौजूदा दौर उनको ऐसा लग रहा है कि के बारे में कुछ भी कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। जब तक दोनों पार्टियों के मफादात एक दूसरे से वाबस्ता है, ये इत्तेहाद में रहेंगे और आती रहेंगे। इसी के साथ ही मुझे और मेहमानों को दीजिए इजाजत। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।